नमस्कार, हमारी खास पेशकश मिड कैप स्मॉल कैप जरा संभल के इस शो में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। मिड कैप और स्मॉल कैप फंड पर एमफी की एडवाइजरी के बाद इन शेयरों को लेकर बाजार में सतर्कता बढ़ गई है, लेकिन बाजार का माहौल अभी अच्छा है, इकोनॉमी में तेजी जारी है, फ्लोज भी अच्छे आ रहे हैं। एसआईपी का आंकड़ा महीने दर महीने रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसे में अब मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या रणनीति हो, क्या अभी इन शेयरों में संभलने का वक्त है या तेजी जारी रहेगी, इसी पर लेकर आए हैं यह खास शो मिड कैप स्मॉल कैप जरा संभल के। ठीक है, हमारे पास मिड कैप के स्मॉल कैप के शेयरों की एक लंबी फहरिस्त है। हम एक एक करके इन शेयरों के बारे में सवाल पूछते जाएंगे और विवेक जी से राय लेंगे। और हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि हमारे पास जो लिस्ट है इसमें से कुछ शेयर आपके पास ज़रूर होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इनसे बच जाए, क्योंकि इसमें सरकारी कंपनियां भी हैं, फंडामेंटली बहुत मजबूत कंपनियां हैं, और इस तेज़ी के बाद भी ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जहां वैल्यूएशन उतने रिच या उतने महंगे नहीं हुए हैं। शुरुआत करेंगे हम बीएसई के साथ। एक्सचेंज चलाने वाली कंपनी बीएसई साल भर में 432% का रिटर्न है। महीने भर की बात कर लें तो 11% ये शेयर चला है। कुछ कुछ चार्जेस बढ़ाए हैं बीएसई ने। वायदा में अगर अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए भी प्रयास कर रही है एक्सचेंज ये बीएसई। विवेक जी, आपको लगता है कि इतनी बड़ी तेज़ी के बाद भी अभी इसमें गुंजाइश है चलने की, या फिर जिनके पास है वो निवेशित रहें, या फिर आपको लगता है कि अब मौका हो गया है और वैसे भी एथिकली 4 गुना जब शेयर हो जाए थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोचना चाहिए? आपका विचार क्या है, आप क्या सलाह देंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि एक ब्लैंकेट रूल होता है वापस कि अगर स्टॉक डबल हो गया या 4 गुना हो गया, 10 गुना हो गया तो हमको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। कभी-कभी क्या होती है कि सही में जो कंपनी है वो इतना अच्छा प्रदर्शन करती है और बिजनेस इतना अच्छा होता है कि 4 गुना होने के बाद और वापस 4 गुना भी हो सकता है। ये सब पॉसिबिलिटी हो सकता है बाजार में, और ये कई कंपनीज में हमने देखा है। तो अब बीएसई का क्या हुआ? एक ही इकलौता एक्सचेंज था एमसेक्स के अलावा जो लिस्टेड था इक्विटी स्पेस में, और अब उनका जो डेरिवेटिव पार्टिसिपेशन है, मतलब कई सेगमेंट्स में वो आज भी लीडर्स है। खाली इक्विटी डेरिवेटिव्स में नहीं है, इक्विटी में थोड़े पीछे चल रहे थे, लेकिन थोड़ा बहुत इक्विटी डेरिवेटिव्स में भी उनको एक ट्रैक्शन मिल रहा है। अगर ये जारी रहता है तो मुझे लगता है कि स्टॉक का टॉप से तो काफी नीचे आ चुका है। इसके लिए बहुत ज्यादा डाउनसाइड इसमें है नहीं, आपको होल्ड करना चाहिए, और ये धीरे-धीरे वापस ऊपर जाएगा। अब एक और चीज़ है, जब एनएसई लिस्ट होगा, अब एनएसई लिस्ट होते-होते पता नहीं हम लोग बूढ़े हो जाएंगे क्या? लेकिन हाँ, जब भी एनएसई लिस्ट होगा, आपको दिखेगा कि एक रीवैल्यूएशन आपको बीएसई में भी देखने को मिलेगा। तो इसके लिए होल्ड कीजिए। ये कंपनी रन अप हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी वर्थ होल्डिंग है ये। ठीक है, बीएसई को होल्ड करने की सलाह है। रिफाइनरी स्पेस की कंपनी है एमआरपीएल, और ये ओएनजीसी की सब्सिडरी भी है। एमआरपीएल में हमने एक बहुत ही गजब की तेजी देखी है, मतलब कमाल किया है, रिकॉर्ड हाइज पर जाकर अब ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और पिछले महीने भर की भी रैली अगर आप देखेंगे तो 29-30% ये शेयर चला है। ऊपरी स्तर से थोड़ा थोड़ा सब नीचे जरूर आया है, लेकिन साल भर में बहुत ही गजब की रफ्तार, करीब करीब 4.5 गुना ये शेयर हुआ है। 350% के आसपास तक के रिटर्न्स दिए हैं एमआरपीएल ने। निश्चित तौर पर अब इस तेजी के बाद एमआरपीएल के वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हो गए हैं, लेकिन क्या महंगी वैल्यूएशन पर भी ये वाजिब है, ठीक है कंपनी निवेशित रहने लायक? विवेक जी, आपकी क्या सलाह है? एमआरपीएल को होल्ड करें या फिर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग कर लें इसमें? अब आज या कल ही एक रिपोर्ट आई है जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और ऑयल रिफाइनरीज पे बात करती है, और मुझे लग रहा है कि ऑयल रिफाइनरीज यहाँ से और अच्छा करेगा। अब तो इसके लिए मेरा एमआरपीएल पे भी होल्ड रहेगा। मुझे लगता है कि वापस ये 250 तक जा सकता है, और इस पे एक स्टॉप लॉस रखिए। देखिए, ये सेक्टर्स ऐसे हैं जो ऊर्जा रिलेटेड है, ऑयल तेल रिलेटेड है, और क्रूड स्टेबल है। तो इस सब का फायदा इन कंपनीज को मिलेगा। तो आज भी अगर वैल्यूएशन वाइज देखो, हाँ, हम लोग नीचे से देखेंगे तो दिखेगा कि बहुत चल चुका है, लेकिन स्ट्रिक्टली जो आज वैल्यूएशन है पहले के मुकाबले महंगा है, लेकिन फिर भी आपको 8-9 की पी पे मिल रहा है, और मुझे लगता है कि ये आपको 250 तक वापस दिखा सकता है। तो इसके लिए इसको भी होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, एमआरपीएल को भी होल्ड करने की सलाह। अगला शेयर हमारे लिस्ट में है वो है सुजलॉन का। सुजलॉन की कहानी भी ऐसी रही है।
हालांकि 10 रुपए से कम के भाव वाला शेयर हो गया था, लेकिन उसके बाद इसने चलना शुरू किया और 2023 में इसने अपना दम दिखाया। 50 रुपए के आसपास तक के भाव इसके हो गए थे, वहां से थोड़ा सा नीचे आया है। लेकिन विवेक जी, पिछले अगर हम 3-4 महीने की बात करें, नवंबर से लेकर अब तक का जो समय बीता है, मार्च से शुरुआत हो गई है, तो 40 से 50 रुपए की रेंज में ही रहा है। अब ये चल नहीं रहा है। आपको लगता है कि यहां से भी सुज़लॉन के लिए कोई ट्रिगर बनेंगे, या फिर ट्रिगर्स अब एग्जॉस्ट हो चुके हैं, शेयर बहुत चल चुका है, जिनके पास 8 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए वाले भाव पे शेयर है ये, अब वो यहां से निकल जाए, एग्जिट कर ले तो बेहतर होगा? अभिषेक, सुजलॉन ऐसे हुआ था कि मतलब मार्केट ने, सब इन्वेस्टर्स ने इसको राइट ऑफ कर दिया था कि इसका कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अचानक पता चला, क्योंकि सरकार का बहुत फोकस था सोलर सेक्टर पे, और ओवरऑल सब्सिडीज, सोलर मतलब रूफटॉप सोलर, ये सारा उन्होंने चालू किया। लेकिन पता चला कि रात को तो ये काम करेगा ही नहीं ना, तो रात को तो आपको फिर भी हवा चाहिएगी, और इसके लिए वापस विंड एनर्जी पे भी एक फोकस आया, क्योंकि सोलर आपको दिन में चलेगा और विंड एनर्जी ऐसी है जो आपको 24 आवर्स चल सकती है। तो जो ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हुआ नहीं था, पहले एक दशक में बोल रहा हूं मैं। लेकिन अब अचानक ये एस्टिमेट है कि इनका जो डिमांड है पावर का, विंड पावर का, ये यहाँ से डबल हो जाएगा, और इसके लिए स्टॉक चल गया। अब अटका हुआ क्यों पड़ा है? क्योंकि बहुत चल गया था। तो देखिए, लंबी रेस का अगर घोड़ा है तो आपको थोड़ी देर कहीं ना कहीं आराम भी करना पड़ेगा नेक्स्ट लेग अप के लिए। तो होल्ड रखिए, मुझे लगता है एक स्टॉप लॉस लगा के रखो इसमें, और ये वापस आपको रिटर्न्स दिखाएगा। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है। 55 रुपए का लक्ष्य, अवधि 6 महीना। अगला जो शेयर है वो एक सरकारी कंपनी का है, हडको। हडको में हमने बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी देखी है, और ये शेयर जो चला है, साल भर में 326% के सॉलिड रिटर्न्स दिए हैं और अभी भी चल रहा है। इसमें कोई थकावट के संकेत नहीं है। पिछले महीने भर में 14-15% ये शेयर चल चुका है। हडको, क्या विश्वास है आपको विवेक जी कि अभी यही नहीं रुकेगा? चूंकि सरकार की इंफ्रा स्टोरी है, आगे चुनाव, बजट, तमाम इवेंट्स भी आने वाले हैं। हालांकि ये शेयर चला है, लेकिन क्या अभी भी वेल प्लेस्ड है या फिर महंगा हो गया ये? तो अभिषेक, अभी तक आपने ऐसे शेयर्स लिए हैं जो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनीज है, तो लोग सोचेंगे कि तो दर्शक है वो सोचेंगे कि सब पे होल्ड दिए जा रहे हैं और बात कर रहे हैं स्टॉक्स महंगे की। देखिए, वैसा नहीं है। हडको भी एक हाउसिंग डेवलपमेंट साइड में है ये, और जितना सरकार का फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग पे, ये अगले बजट में 5 जुलाई को अगला बजट आएगा जो फुल फ्लेश बजट होगा, उसमें आपको दिखेगा कि वापस सरकार लाखों करोड़ों खर्च कर रही है। तो इसके लिए ऑन डिप्स आपको बाई करना है। आपको ये फिलहाल अगर आपके पास है तो होल्ड करिए। और जब मैं बोलता हूँ, देखिए, ये सब स्टॉक ऐसे है ना, आज के दिन 6 महीने से लेके 1 साल की अवधि आप रखिए सब में, और मुझे लगता है कि ये भी आपको होल्ड करना चाहिए, और एक रिकवरी वापस ये दिखाएगा स्टॉक। और ज्यादातर जितने भी आज स्टॉक बात कर रहे हैं हम लोग, ऊपर के स्तरों से काफी करेक्शन दिखा चुके हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा फ्रॉथ में कम हुआ है। ठीक है, हडको को भी होल्ड करने की सलाह है। इसी स्पेस से जुड़ी हुई ही एक कंपनी है एनबीसीसी। ये भी सरकारी कंपनी है, नवरत्ना स्टेटस वाली कंपनी है ये। 300% के रिटर्न्स दिए हैं। हालांकि 250 के आसपास तक एनबीसीसी का भाव गया था, लेकिन वहां से थोड़ा थोड़ा सा नीचे ये शेयर आया है। हालांकि ऑर्डर्स को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। एक समय था कि 35-40 की रेंज में शेयर फंसा था, वहां से निकला तो 60-70 के आसपास बेस बनाया। अब ये 150 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। ऑर्डर्स को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी कंपनी है ही। दिल्ली एनसीआर में अगर कोई रहता होगा वो उसको तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिखते भी होंगे एनबीसीसी के हर जगह। एनबीसीसी क्या इसमें निवेशित रहे, इसको होल्ड करें विवेक जी? अभिषेक, फाइनली एक ऐसा स्टॉक आया जहां पे मैं प्रॉफिट बुकिंग की भी सलाह दूंगा। और देखिए, ये मार्च में ज्यादा, हाँ, 1 साल पहले मार्च में ये करीबन 35-37 रेंज में था। अब आज ये हुआ है कि 1 साल में उसके आगे एक लग गया है, तो 135-37 का हो गया ये आज। काफी रनअप आ चुका है। और जैसे मैंने कहा, बजट में हो सकता है कि वापस खर्चा वगैरह बढ़ाए सरकार, लेकिन अगले साल, 1.5 साल, 2 साल तक का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आना है, मुझे लगता है कि ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर्ड इन है। तो ज्यादातर इंफ्रा स्टॉक्स वैसे दिख रहे हैं मुझे, तो ऑन डिप्स आप इसको देख सकते हो। फिलहाल तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये
ऊपर जाता है, आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। महँगा लग रहा है मुझे, काफ़ी महँगा लग रहा है। काफ़ी महंगा लग रहा है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है एनबीसीसी के शेयर में। जेबीएम ऑटो बस बनाने वाली कंपनी, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन पर, ईवीज पर जोर है, शहरीकरण वाला ये शेयर है, तो निश्चित तौर पर इसके लिए ऑर्डर बढ़ते जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत चला है ये शेयर, और साल भर की ऊंचाई पर जाकर ये ट्रेड कर रहा है फिलहाल। बस वाली कंपनी विवेक जी, 2170 रुपए का भाव हो गया। हमने 2400-2500 के रेंज में शेयर को देखा, वहां से थोड़ा सा नीचे जरूर आया है। लेकिन जेबीएम ऑटो, कितना कन्विक्शन है आपका? वैसे अगर वैल्यूएशन देखेंगे तो महंगा दिखेगा, आपका क्या व्यू है इस पर? तो देखिए अभिषेक, पहले पहली बार जब मैंने इसमें एक बाई मारा था 300 करीबन रुपए में। लेकिन अब ये है कि जब जब महंगा दिखा तो निकल गए, आज हाथ में है नहीं ये। लेकिन इन दामों में भी मुझे महंगा दिखता है। काफी काफी कंपनी को ऑर्डर्स मिले थे, स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली से शायद 1000 बसेस का ऑर्डर मिला था, और कई स्टेट गवर्नमेंट से ऑर्डर्स मिले थे। ईवी में भी ये कंपनी घुस रही है, ईवी बसेस में। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत क्राउडेड स्पेस है। देखिए आगे चल के आपको टाटा मोटर्स है, अशोक लेलैंड है, एसएमएल ईसुजू है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है इस स्पेस में, वो भी आपको काफी अग्रेसिव कंपटीशन देती हुई दिखेगी। तो इन वैल्यूएशंस पे मैं सलाह दूंगा कि प्रॉफिट बुक करिए। कुछ कभी कभी क्या होगा कि कुछ स्टॉक में आप प्रॉफिट करोगे, लेकिन बाजार एकदम गर्म करके आपको वापस ऊपर जाते हुए दिखेगा। लेकिन हाँ, कभी ना कभी तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर महंगा दिखता है तो सारा प्रॉफिट आप ही लेके नहीं जा सकते। तो मेरे मेरे हिसाब से आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बहुत ही दौड़ चुका है स्टॉक। ठीक है, काफ़ी दौड़ चुका है। जेबीएम ऑटो, प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। अगला शेयर हमारे लिस्ट में है एसजेवीएन, सतलुज जल विद्युत निगम। एसजेवीएन का शेयर अगर हम ठीक एक साल पहले अगर देखेंगे तो 30-32 रुपए का भाव था, और अब है उसके 4 गुना, 125 रुपए के आसपास के भाव हैं एसजेवीएन के। ऑर्डर को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, रिन्यूएबल स्पेस में कंपनी काम करती है। अभी कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि गुजरात में इन्होंने 100 मेगावाट का अपना एक सोलर प्लांट सब्सिडरी के जरिए उसको कमीशन किया, उसकी शुरुआत की है। तो लगातार अच्छा काम हो रहा है, एग्जीक्यूशन भी बेहतर है। हम एसजेवीएन की बात करें तो एसजेवीएन ठीक शेयर है, या फिर इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह देंगे आप विवेक जी? देखिए जो सोलार सेक्टर है और विंड है, आप देखोगे कि दोनों सेक्टर बहुत ही अच्छे कर रहे हैं, और स्टॉक्स रिकवर हुए थे वहां पे उस स्पेस में, जैसे हमने सुजलॉन की बात की थोड़ी देर पहले। और सोलार में भी आपको दिखेगा कि काफी कंपनीज अच्छा कर रही है। लेकिन वाटर रिलेटेड एनर्जी, उस पे मैं कोई खास बुलिश हूं नहीं। और देखिए कंपनी भी स्मार्टली सब्सिडरी बना के सोलार में घुस रही है। तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए जब स्टैंड अलोन सोलर कंपनीज और विंड एनर्जी की कंपनीज अवेलेबल है। यहाँ पे इतने रनअप के बाद मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वाइज बहुत ही कॉस्टली लग रहा है, ये ओवर स्ट्रेच्ड है। ऐसे स्टॉक्स ऐसे लगेंगे कि क्यों बेचें और ऊपर जाएंगे। जब ऐसा कोई सेबी का सर्कुलर आए या फिर स्मॉल कैप्स में करेक्शन होगा ना, उस दिन आपको दिखेगा कि काफी करेक्शन भी इसमें भी देखने को मिलेगा। इनफैक्ट टॉप से तो ये करेक्ट हुआ ही है। तो प्रॉफिट बुकिंग की ही सलाह रहेगी, अभी भी वैल्यूएशन वाइज कॉस्टली लग रहा है। ठीक है, वैल्यूएशन के हिसाब से कॉस्टली लग रहा है, एसजेवीएन में प्रॉफिट टेकिंग करने की सलाह है। अगला शेयर डिफेंस स्पेस से, शिपिंग से भी इसको जोड़ सकते हैं आप। कोचिन शिपयार्ड का शेयर, साल भर में 276% के रिटर्न्स हैं। थोड़ी सी सुस्ती हाल फिलहाल हमें देखने को मिल रही है। ऑर्डर्स की कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छी चीज़ ये है कि सरकार का फोकस भी है मेक इन इंडिया पर, आत्मनिर्भर भारत पर, और डिफेंस को लेकर खर्चे कम नहीं होंगे, कम से कम इस बात के लिए गारंटी भी है सरकार की ओर से। कोचिन शिपयार्ड, इसमें क्या करें? कोचिन शिपयार्ड में निवेशित रहें? देखिए निवेशित रहिए, और अगर आपको डिप्स मिलता है ना, तो इसमें फ्रेश बाइंग कीजिए, इन दामों में नहीं। अब जो डिफेंस प्ले है, देखिए वापस काफी स्टोरी इनबिल्ट हो चुकी है प्राइजेस में। जितनी भी डिफेंस कंपनीज है, उनको दिख रहा है कि अगले 2 साल 3 साल में क्या होगा, और उस बेसिस पे स्टॉक्स ऑलरेडी आपको रैली दिखा चुके हैं। तो मैं कोई मतलब मुझे अचंभा नहीं होगा अगर आप यहाँ पे खरीदते हो और अगले 2 साल कोई रिटर्न नहीं मिलता है। तो ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। एक उदाहरण देता हूँ, ऐसे कैसे सर हो सकता है, कोई पूछ सकता है
केमिकल स्पेस देख लीजिए, केमिकल स्पेस इतना रनअप दिखाया था और पिछले शायद 2-2.5 साल से उसमें कोई रिटर्न्स नहीं है। अब बात कर रहे हैं कि वापस हो सकता है कि रिटर्न्स आए। तो अगर फ्यूचर फैक्टर इन हो चुका है तो ये केस डिफेंस रेलवेज में भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए ऑन डिप्स आप देखिएगा, यहाँ पे या तो प्रॉफिट बुक करो या बस हिम्मत है तो बस होल्ड करो बस। हिम्मत है तो होल्ड करें। ठीक है, ये राय। अब कुछ ऐसे शेयर्स हैं जहां पर ना मैं जोड़े में शेयर रखूंगा विवेक जी आपके सामने, क्योंकि ये शेयर कहीं ना कहीं जोड़े में चलते भी हैं। रेलवे वाले 2 शेयर, IRFC और RVNL, 4 गुना 5 गुना ये शेयर हुए हैं, लेकिन पिछले महीने भर में देखने की ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट चेकिंग आ रही है और रेलवे को लेकर जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं सतर्क भी कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ये चल गया स्पेस, थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। क्या आपका भी यही मानना है? देखिए, ये सारी सरकारी कंपनीज है और जब यहाँ से 20-20%, 30-30% ऊपर थी, तब मैंने तो एक कॉन्ट्रा ओपिनियन दिया था कि सब में आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। उसके बाद में बहुत करेक्शन आया है स्टॉक्स में और अभी भी आपको है ना, थोड़ा बहुत अभी अगर रिकवरी आता है तो आपको प्रॉफिट ही बुक करना चाहिए सारे स्टॉक्स में। देखिए, रेलवे कंपनीज है, कुछ भी अगर सरकार की तरफ से मतलब अब सरकार का मूड कब चेंज हो किसी को नहीं मालूम, उन्हीं की कंपनीज है। समझ लो एक भी अगर पेमेंट रोक देते हैं रेलवे से तो ये कंपनीज आपको स्ट्रेस में देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुक करिए, कंपनी अच्छी है फंडामेंटली, लेकिन जैसे मैंने कहा अगले कुछ सालों में क्या होगा वो ऑलरेडी प्राइस में इनबिल्ट है, तो इसके लिए आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो ठीक है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सेल एंड राइज, उछाल पर निकलने की सलाह है IRFC, RVNL से। अब REC और PFC, पावर फाइनेंसिंग वाली ये कंपनीज हैं। पिछले कुछ दिनों से थोड़ी थोड़ी सी गिरावट आ रही है, महीने भर में 10-12% ये शेयर नीचे आए हैं, लेकिन करीब 3 गुना 4 गुना ये भी शेयर हुए हैं। और अच्छी चीज़ ये है अभी कि इनको निफ्टी के नेक्स्ट 50 वाले लीग में भी शामिल कर लिया गया है। REC PFC, आपको लगता है विवेक कि इतने चलने के बाद भी कहीं वैल्यूएशन अभी ठीक ठाक है, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, या फिर यहाँ पर भी आप प्रॉफिट टेकिंग की सलाह देंगे? नहीं, इन दोनों पे मैं होल्ड की सलाह दूंगा। जो ऊर्जा सेक्टर है उस पे मेरा अभी भी पॉजिटिव ओपिनियन है। मैं थोड़ा नेगेटिव हूँ डिफेंस और रेलवेज पे, ये काफी टाइम से हूँ और स्टॉक्स ने करेक्शंस भी दिखाया है। लेकिन जो ऊर्जा, मैंने जैसे कहा था कि कुछ सालों में जो खपत है भारत में ये यहाँ से आपको बढ़ती हुई दिखेगी और जैसे जैसे ईवी बढ़ता है और भी ये खपत आपको बढ़ते हुए ही दिखेगी। तो ये सारे स्टॉक्स मतलब इग्नोर्ड बोलते हैं ना एकदम, अभी जैसे पिक्चर एक रिलीज हुई है लापता लेडीज, वैसे लापता स्टॉक्स थे ये बाजार में। फाइनली बाजार ने इनको देखा है और स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि ये और भी अच्छा करेंगे। तो आपको अगर लेना है, जैसे जैसे मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन, और ये करेक्शंस आपको हम लोग देख रहे हैं पिछले 1 महीने से, कभी ऊपर कभी नीचे बाजार वैसे चल रहा है, ये आपको वॉलेटिलिटी में नीचे के स्तरों पे भी मिलेंगे। उस वक्त आप धीरे धीरे इसमें खरीदारी कर सकते हो। होल्ड करने की सलाह है। अगला शेयर, कैपिटल गुड्स वाली कंपनी BHEL। एक समय था कि सवाल ये उठता था कि BHEL 100 रुपये कब पार करेगा। ऑर्डर बुक को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया स्ट्रांग ऑर्डर बुक है BHEL की, लेकिन 100 रुपये जब पार किया तो उसके बाद शेयर को जैसे पंख ही लग गए। 200 भी पार किया, अब तो 250-250 रुपये के रेंज में जाकर ये शेयर कारोबार कर रहा है। BHEL, इसमें क्या होल्ड करें, निवेशित रहें इसमें? देखिए, कैपिटल गुड्स और मैं इसको वापस ऊर्जा सेक्टर से लिंक करूंगा और इसके लिए कंपनी अच्छी कर रही है और मुझे लगता है कि आगे चल के अगर REC PFC और ऊर्जा बढ़ता है तो ये कंपनी भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उस मतलब ऊर्जा सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये कंपनी अच्छा करती रहेगी। अब बहुत ही इग्नोर्ड कंपनी थी बाकी कंपनीज के जैसे। मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए इसको भी, पर्टिकुलरली बिकॉज ये ऊर्जा सेक्टर से है। और ऑर्डर बुक भी मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, लेकिन शायद 18,000 करोड़ का इनका ऑलरेडी ऑर्डर बुक है हाथ में। तो कई साल का ऑर्डर बुक मतलब दिख रहा है, विजिबिलिटी दिख रहा है कि कंपनी अच्छा करेगी। BHEL को होल्ड करने की सलाह है। अब समय की कमी है बहुत, लेकिन क्विकली 2 शेयरों पर एक साथ मैं आपके सामने रख दूंगा विवेक जी। फैक्ट और प्रेस्टीज एसेट्स, साल भर में ये 3 गुने हुए हैं। थोड़ा थोड़ा ऊपरी स्तरों पर प्रेशर दिख रहा है, हालांकि दोनों अलग अलग सेक्टर की है, एक केमिकल फर्टिलाइजर वाली है, एक रियल एस्टेट वाली है, लेकिन एक साथ आप राय दीजिए करना क्या है दोनों में?
देखिए, फैक्ट ये है कि प्रेस्टीज एस्टेट्स को आपको होल्ड करना, रियल एस्टेट अच्छा करेगा, लेकिन फैक्ट जो फर्टिलाइजर स्पेस है, आई थिंक इससे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। रैली भी अच्छा दिया है स्टॉक ने, और यहाँ से मुझे नहीं लगता है कि फर्टिलाइजर बहुत आपको आउट परफॉर्म करने वाला है। जो स्पेशलिटी केमिकल स्पेस है वहां पे आप देख सकते हो, लेकिन पर्टिकुलरली फर्टिलाइजर्स तो अवॉइड ही रहेगा। प्रेस्टीज एस्टेट, ओवरऑल रियल एस्टेट अच्छा है, और अगर इंटरेस्ट रेट्स नीचे आती है तो सारे के सारे स्टॉक और अच्छे करेंगे, तो प्रेस्टीज एस्टेट आप फिर भी होल्ड कर सकते ठीक है, प्रेस्टीज होल्ड है, फैक्ट अवॉइड है, सेल एंड राइज की रणनीति है। चलिए, इसी के साथ इस शो को यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। विवेक जी, आपका बहुत शुक्रिया आज सभी शेयरों पर बहुत ही बारीकी से हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए।